देव KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम मेवाड़ के इतिहास कंप्लीट होने के बाद में आज से मारवाड़ के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मारवाड़ के ऊपर शुरू से यानी जीरो से लेके चलते हैं। कोई बच्चा जो राजस्थान इतिहास का पहली बार क्लास में बैठा हो तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ जाएगा। तो मारवाड़ का इतिहास में 3 शब्द हैं। मारवाड़ का इतिहास तो 2 की मैं व्याख्या कर दूंगा। पहली चीज़ तो मारवाड़ कि गुरुजी मारवाड़ कहने की चीज आदमी छे एक बैरबानी, ये क्या चीज़ है? तो मारवाड़ एक क्षेत्र का नाम है। मारवाड़ किसका नाम है? क्षेत्र का। और इस क्षेत्र में मारवाड़ में पड़ता है मूल रूप से जोधपुर। क्या पड़ता है? जोधपुर। तो जोधपुर को क्या कहते हैं? मारवाड़। अब जोधपुर के आसपास वो क्षेत्र जिस पर मारवाड़ के राठौड़ों का शासन रहा तो वो क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। इसके आसपास के क्षेत्रों में देखो, एक तो नागौर भी मारवाड़ में आता है, पाली भी किस में आता है? मारवाड़ में आता है। और किशनगढ़ का कुछ भाग भी किस में आता है? मारवाड़। ठीक है। इसके अलावा बाड़मेर भी किस में आता है? मारवाड़। तो ये 4-5 आते हैं। वैसे मूल रूप से अगर आपको कहा जाए इस मारवाड़ की राजधानी कौन सी थी? जोधपुर। इसलिए मारवाड़ का मूल अर्थ क्या लिया जाता है? जोधपुर। जब मैं मारवाड़ बोलूँ तो आपको जोधपुर पहुंच जाना है सीधा, मेहरानगढ़ के किले में। ठीक। दूसरी चीज़ है मारवाड़ का इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास के बारे में मैं पहले भी बता चुका। जब मैं मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था उस टाइम भी शुरू से चालू किया था हमने। तो उस टाइम मैंने बताया था कि इतिहास का मतलब होता है प्राचीन घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण। ये इतिहास एक्स्ट्रा है तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। 3 शब्द बोल रहा हूँ यहाँ पे भी। प्राचीन घटनाओं का काल क्रमानुसार, दूसरा शब्द, और तीसरा विवरण। ये 3 शब्दों से मैंने बनाया है। अब देखो 3 शब्दों के अलावा इतिहास में कुछ नहीं है। प्राचीन घटना, एक तो पुरानी घटना होनी चाहिए तो अपन इतिहास में पुरानी घटना पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? काल क्रमानुसार, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं इसको उठा के वो दे दिया, उसको उठा के वो दे दिया। इतिहास में एकदम सही आना चाहिए। पहले कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, और उसके बाद में कौन आया, उस क्रम में। तो काल क्रमानुसार फिर विवरण होना चाहिए। विवरण का मतलब थोड़ी संक्षिप्त उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये मारवाड़ का इतिहास होता है। ठीक। अब दूसरी चीज आती है, गुरुजी मारवाड़ के आप पढ़ा रहे हो तो मारवाड़ पे कौन राज्य कर रहे थे? यहाँ पे जो वंश राज्य कर रहा था उस वंश का नाम था राठौड़। कौन सा ठौड़? राठौड़। अब फिर प्रश्न आ जाता है, गुरुजी राठौड़ कहाँ से आए? अगर आप राठौड़ की बात कर रहे हो तो राठौड़ आए कहाँ से? क्योंकि अपन तो काल क्रमानुसार विवरण देखेंगे। तो राठौड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसके उत्पत्ति मत जो माने जाते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। एक ये राठौड़ जो हैं वैसे मूल रूप से राष्ट्रकूट शब्द से बना है। मूल शब्द कौन सा है इसमें? मूल शब्द है राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट से बना रटउड, और रटउड से क्या बन गया? राठौड़। तो ये कुल मिला के दक्षिण भारत की एक शक्ति थी राष्ट्रकूट। कौन से भारत की थी? दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत से अपने यहाँ पे आए थे, दक्षिणी भारत से अपने राजस्थान में आए थे। तो गुरुजी दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट कहाँ थे? कर्नाटक में। और कर्नाटक से ये यहाँ कैसे आए? तो देखो इसके लिए ऐसे माना जाता है कि सबसे पहले ये बदायूं में आए थे। बदायूं। कुछ इतिहासकार, आधे इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि नहीं, ये सबसे पहले कन्नौज में आए थे। चाहे बदायूं की बात हो चाहे कन्नौज की, तो ये दोनों कहाँ पड़ती हैं? यूपी में, उत्तर प्रदेश में आए थे। वहाँ से भाग के, क्यों भाग के आए? वो अपन राष्ट्रकूटों का जब पतन देखेंगे तब आपको बता दूंगा भाई वहाँ से भाग के क्यों आए। कोई ना कोई आक्रमण हुआ होगा, वहाँ वंश नष्ट हुआ होगा, तो ये भाग के यहाँ आ जाते हैं। और ये जो ऐसे कहते हैं जयचंद गैडवाड़ जो था कन्नौज का राजा, ये राष्ट्रकूटों में ही था। ठीक है। तो अब इसके देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वंश राज्य कर रहा था? राठौड़ वंश। राठौड़ किस शब्द से बना है? राष्ट्रकूट से क्या बना? और राष्ट्रकूट कहाँ राजा कर रहे थे? दक्षिण भारत में कर्नाटक की सबसे बड़ी शक्ति थी। ठीक।
अब इसके उत्पत्ति संबंधी मत देखते हैं कि इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये जो राष्ट्रकूट है या राठौड़ है, इनके पूर्वज आदि पुरुष कौन था, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो वो दो मत हैं, एक बदायूं शाखा का और एक कन्नौज शाखा का। यहाँ पे इस मत के ये मानते हैं कि ये चंद्रवंशी थे। कौन से वंशी थे? चंद्रवंशी। जबकि कन्नौज की शाखा के इतिहासकार मत के समर्थक इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। कौन सा वंशी मानते हैं? अब गुरुजी सूर्यवंशी चंद्रवंशी में क्या अंतर है? देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में एक अंतर बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि अगर कोई भगवान राम का वंशज है तो वो सूर्यवंशी जो होगा। कौन सा होगा? अगर कृष्ण का वंशज है तो कौन सा होगा? बात समझ आएगी। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में अंतर होगा। ठीक है, हालांकि दोनों विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10। मत्स्य कुरुम, कुरुम यानी कच्छप, मत्स्य कुरुम कच्छप, वराह सुअर, वामन छोटा गुट्टा, नरसिंह, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो राम भी उसी का है और एक कृष्ण भी किसका है? इसी का है, विष्णु का है। तो कुछ तो ये मानते हैं कि ये राम के वंशज हैं और कुछ क्या मानते हैं? बरगुरु जी अलग अलग क्यों मानते हैं? एक ही मान ले। अब वो तो इतिहासकारों का अध्ययन है ना। कोई एक ही चीज पे पढ़ने पर कोई तो क्या मानता है, कोई क्या मानता है। तो वो तो आप नहीं कह सकते कि ये एक ही माने, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। जैसे इस वंश का समर्थक, इस मत का समर्थक कौन सा है? डॉक्टर हॉर्नली। डॉक्टर हॉर्नली एक तो ये इसका समर्थक है और एक डॉक्टर G.H. ओझा, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, इनको रट रहे ना, ये दो इसके समर्थक हैं। ठीक, ये दो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं, राठौड़ जो हैं वो इसी के वंशज हैं। और ये फिर ये बदायूं से आके और राजस्थान में आए थे। पहले कहाँ आए थे? बदायूं में, और फिर बदायूं से कहाँ आ गए? राजस्थान। कर्नाटक से बदायूं आए, बदायूं से यहाँ आ गए। जबकि सूर्यवंशी मत के समर्थक की बात की जाए तो इनमें कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास का पिता, कर्नल जेम्स टोड इस मत का समर्थक है। दूसरा है मोणोत नैन्सी। कौन सा नैन्सी? मोणोत नैन्सी, जिसे मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है, राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। ठीक है, राजपुताने का अबुल फजल। अच्छा बताओ, अब प्रश्न यहाँ से चालू होगा, राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है? मूर्ख लड़की, बेवकूफ। मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हें आएगा वो तो वहां पे दे देगा। कहां पे? एग्जाम में दे देगा। आगे तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है। और मुंशी देवी प्रसाद ने कलयुग का करण भी कहा है, लूण करण के बाद। समझ आएगा? तो वो उपाधियां वहां पे याद रखना। तो दूसरा इसका समर्थक है मोणोत नैन्सी, जिसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। तीसरा इसका जो समर्थक है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ, ये भी आपको याद रखना है। चौथा जोधपुर राज्य री ख्यात, जोधपुर राज्य री ख्यात। और 5वां दयाल दास। तो इनको आपको रट लेना है कि ये जो 4-5 हैं वो इस मत के समर्थक है कि ये सूर्यवंशी थे और ये कन्नौज से आके और फिर राजस्थान में आए थे। अब गुरु जी कन्नौज से राजस्थान में कहाँ पे आए? तो सबसे पहले तो कहाँ पे थे ये? कर्नाटक में। कर्नाटक से कहाँ आए? यूपी में। और यूपी से फिर राजस्थान में आते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यूपी से कहाँ आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनके मूल स्थान देखते हैं। राठौड़ों के मूल स्थान कौन कौन से थे? ये यूपी से चल के आए, ये तो आपने देख लिया। कर्नाटक से चल के कहाँ पे आ गए? यूपी। अब यूपी से कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि सबसे पहले हस्तिगुंडी आए थे। कहाँ आए थे? हस्तिगुंडी। कई जगह हस्तिकुंड भी मिलता है, और ये हस्तिगुंडी या हस्तिकुंड मिलता है पाली में। कहाँ मिलता है? पाली। जबकि
कुछ इतिहासकार जैसे राजरत्नाकर में इनका मूल स्थान घानो बताया गया है। क्या बताया गया है? घानो, घानो। और ये दोनों क्षेत्र हैं पाली में। कहाँ है? पाली में। तो ये पहली बार यहाँ आए थे पाली में। अच्छा, अन्य सोर्सों में कई कई जगह इनका मूल स्थान राजस्थान में फिर वागड़ बताया। यूपी से कहाँ आए थे? वागड़ में। वागड़ का मतलब समझ रहे हो? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अरे वो भी नहीं पढ़ा क्या अभी आपने? पढ़ लिया तो फिर बताया क्यों नहीं वागड़ का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जो भी हो इनका मूल स्थान पर अपने ये मान सकते हैं कि पाली के आसपास ये आ गए थे पाली में। अच्छा, इनके उपनाम भी हैं। उपनाम, उपनामों में एक तो इनको रणबंका कहा जाता है, रणबंका, और दूसरा कामदज। ये दो उपाधियां धारण करते थे, रणबंका और कामदज। यानी युद्ध के मैदान में जो अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है वो क्या कहलाता है? रणबंका। अच्छा, इतिहास के बारे में और भी इनकी घटनाएं कहानियां बताते हैं कि फिर साहब ये बाद में कैसे बने, सूर्य चंद्रमा के बाद में। तो 3-4 कहानियां हैं। जैसे इनमें मैं मेन एक दो इतिहासकारों के बारे में बता देता हूँ। उत्पत्ति सिद्धांत में बता रहा हूँ, वहाँ पे लिख रहा ना उत्पत्ति सिद्धांत के नीचे ही। सबसे पहले उत्पत्ति सिद्धांत इनका जो देता है वो देता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो मैंने आपको लिखा दिया। ये तो इसको क्या बता रहा है? सूर्यवंशी। कौन सा वंशी? सूर्यवंशी। अच्छा, एक है राजरत्नाकर। एक पुस्तक का क्या नाम है? राजरत्नाकर। राजरत्नाकर में इन्हें हिरण्यकश्यप की संतान बताई गई है। किसकी संतान बताई गई है? अब देख लो, हिरण्यकश्यप का तो नाम सुना होगा। कौन था? प्रहलाद का भक्त, प्रहलाद का पिता, जो नरसिंह के अवतार में आके भगवान जी की हत्या करते हैं। तो वो राजरत्नाकर आपको याद रखना है। एक तीसरा याद रखना, जोधपुर राज्य ख्यात। जोधपुर राज्य ख्यात। जोधपुर राज्य ख्यात में इन्हें राजा विश्वत मान के पुत्र वृहदबल की संतान बताया गया। किसकी संतान बताई गई है? वृहदबल की संतान बताई गई है। और जबकि दयालदास की बात की जाए तो दयालदास ख्यात में उन्होंने लिखा है कि ये ब्राह्मण वंशी भल्लराव की संतान थे। कौन से राव की संतान थे? भल्लराव की संतान माने जाते। जो भी हो, ये इतिहासकारों के मत है। जब आपको मान लो आर एस मेन साहब लिख रहे हो तो कई बार उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तो आपको ये सारे लिख देना है। इनको मैंने नोट्स टाइप में लिखा है, आपको लाइन टाइप में लिख देना है कि साहब दयालदास ब्राह्मण वंशी भल्लराव की संतान मानता है। इसके पीछे ये तर्क देता है कि यहाँ का जो संस्थापक था राव सिया, उसको ब्राह्मणों ने पाला पोस कर बड़ा किया था, तो किसी दूसरे की संतान को क्यों करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार आपको ये प्रूफ के साथ इसको लिख देना है। तो एक तो हमने देख लिया मूल स्थान, एक देख लिया उपनाम, एक देख लिया उत्पत्ति सिद्धांत। अच्छा, इसके आगे देखते हैं इनकी कुलदेवी, और एक होती है इष्ट देवी। अब बताओ, कुलदेवी और इष्ट देवी मंत्र जानते हो क्या? देखो, कुलदेवी तो होती है जो परंपरा से चली आ रही है, परदादा, सरदादा, लड़दादा, जब वंश स्थापित होता है तब से चलती है, वो तो होती है कुलदेवी। ठीक, जैसे अपना बैरू बाबा जी के अपन बाल वाल उतराते हैं, वो कुलदेवी। एक होती है इष्ट देवी। इष्ट देवी जो अभी अभी आती है, अभी अभी आई है, पहले नहीं थी। जैसे नारायण दास जी, लेकिन उसकी पूजा ज़्यादा होने लगी। जैसे नारायण दास जी महाराज की बात की जाए तो नारायण दास जी महाराज तो अभी आए हैं, हमारे ज़माने के आए, मतलब हमारे पिताजी के ज़माने में। तो अब हमारे उसकी पूजा पाठ ज़्यादा होने लग गई नारायण दास जी महाराज की पहले। अब बताओ, नारायण दास जी महाराज हमारे परदादा के ज़माने के थे क्या? थे। परदादा के ज़माने में मूर्खों के ठाकुर बच्चे होंगे, पर थे तो सही। हाँ, सड़दादा के ज़माने में थे क्या? हाँ, सड़दादा के ज़माने में नहीं थे। समझा क्या? तो वो उनकी पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे, तो इसलिए वो, तो इनकी जो कुलदेवी है वो तो है नागनेची माता। कौन सी माता? नागनेची माता। और इनकी जो इष्ट देवी है उसका नाम है चामुंडा माता।
कौन सी माता? चामुंडा, चामुंडा माता। देखो चामुंडा माता का जो मंदिर है वो तो तुम्हारा जोधपुर के मेहरानगढ़ में, जहाँ 2007 में मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई, जसराज चोपड़ा आयोग बैठा, मेले में चैत्र का मेला चल रहा था, चामुंडा माता का मेला भर रहा था, भगदड़ मच गई, कई लोग मरे और उस पर जसराज चोपड़ा आयोग बैठा था उसकी जांच के लिए, चोपड़ा आयोग। तो ये तो है मेहरानगढ़, इसका मतलब जोधपुर में है ना। और नागनेची माता नगाना गांव बाड़मेर, नगाना गांव बाड़मेर, इनमें इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके मूल पुरुष की बात करते हैं। अब देखो, अब हम मारवाड़ के जो राजा हुए हैं उनके बारे में एक एक के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जिसका नाम मिलता है राव सिंहा। राव सिंहा की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1240 से लेके और 1273 तक रहा। इनके बारे में देखो, इनके पिता का नाम था सेतराम। पिता का नाम क्या था? सेतराम। तो सेतराम जब ये पैदा हुआ तो पैदा होते ही इसके मुंह में, राव सिंहा की बात कर रहा हूं, पैदा होते ही इसके मुंह में 32 दांत थे। अब 32 दांत तो बड़े के नहीं होते, और पैदा होते हा 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 ऐसे हंसने लग गया। और वो दाई माँ थी, पहले के ज़माने में दाई माँ करवाती थी बच्चा पैदा, तो वो देख के एकदम घबरा गई, एकदम दूर जाके गिर गई, अरे ये कहीं हो जाए तो रागस पैदा होगो। अब भाग गई। अब पहले के ज़माने में, उस ज़माने में घड़ी वड़ी भी नहीं हुआ करती थी, तो जैसे मान लो जन्मपत्री बनाने के लिए क्या करते थे, जैसे सूर्य की यहाँ पे छाँव आ रही है तो एक लाइन खींच दिया करते थे, भाई यहाँ तक छाँव आ रही, तो उस टाइम पैदा हुआ था। फिर ब्राह्मण आता था, ब्राह्मण उसको देखता था, अच्छा अड़े तक छाया आ गई थी, अड़े तक सो, फिर उस छाया के हिसाब से वो टाइम निकालता था कि अगर यह छाया यहाँ पे आ रही थी तो टाइम क्या हो रहा होगा, और टाइम निकाल कर फिर उस हिसाब से क्या बनाई जाती थी? कुंडली। बात समझ आएगी? अब ब्राह्मण आए, अब वो बच्चे को फेंक गई, एकदम डर गई। 10-5 मिनट बाद में तो उसको होश आया, बच्चा जनाने वाले को। अब फिर जाके उसने लाइन खींची तो 10-5 मिनट लेट हो गई, मुहूर्त चौघड़िया चेंज हो गया। और वो जो ब्राह्मण आया तो उसने कुंडली बनाई। कुंडली बहुत खतरनाक तरीके से बनाते थे। उसने बना दिया, बोला ये छोरा तो बहुत अपने वंश का नाश कर देगा। तो सेतराम ने कहा कि यार ये तो अमंगल है, तो अमंगल मानकर और उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि भाई इसको ले जाओ और इसकी हत्या कर दो। अब जब वो लेके जा रहे थे सैनिक, तो जो इसकी माँ थी राव सिंहा की रानी, वो उसके चरणों में पड़ जाती, भाई लेते ये सारी दौलत ले लो, मेरे बच्चे को मारना मत, आप जिंदा छोड़ देना, जैसा भी पड़े जैसा भी हो, चाहे मरे तो मर जाएगा, लेकिन आप कम से कम मार के मत आना। उन्होंने कहा रानी साहिब हम छोड़ के आएंगे, जंगल में कौन छोड़ेगा इसको, और जानवर खा जाएंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप तो इसे जिंदा छोड़ देना, किसी को पता नहीं लगेगा। तो उन्होंने झाड़ियों पे फेंक दिया, मंगलवान के फेंक दिया इसको, 32 दांत वाले को। अब साहब वर्ष गुजरे, उसी दिन क्या हुआ कि एक शेरनी उसी झाड़ी में अपने बच्चों को जन्म दी। और वो पीछे घूम के देखती है तो उसके साथ कौन मिल गया? राव सिंहा भी मिल गया। और वो लंबे लंबे दांत थे ही, वो सोचिए ये भी अपना बच्चा है। बोले यार ये मिस प्रिंट, ये हाइब्रिड कैसे पैदा हो गई, उसके भी समझ में नहीं आया। तो शेरनी उसको उठा ले जाती है, और ये शेर के बच्चों के साथ पढ़कर बड़ा हुआ। किसके साथ पढ़कर बड़ा हुआ? शेरों के झुंड में ये बड़ा हुआ। तो बड़ा होता है और साहब ये शेरों जैसे रहता, शेरों जैसे यूं चलता, 2-4 टांग, मतलब हाथ तो सही चल रहा है ये, इसको ये पता नहीं अपना आदमी है, अपने पिता का नाम डोगरा का नाम सेतराम है, तो वो शेरों के साथ ही चल रहा। अब उधर से क्या हुआ, कई वर्ष गुजर गए, साल 2 साल 6 महीने 12 महीने, क्या हुआ? तो इसमें साल 2 साल बाद में इनके पिता राव सेतराम ने इनको अमंगल मानकर मारने का आदेश दे दिया। लेकिन इनकी माँ की उनकी वजह से इसको रोक लिया गया और इसको छोड़ दिया। अब ये शेरों के साथ पढ़कर बड़ा हुआ। शेरों के साथ पढ़कर बड़ा हो तो शेरों जैसे हालचाल बोलचाल सभी उसी तरह की, बोली तो आती ही नहीं थी, शेरों की क्या बोली होती है। अब उधर से क्या हुआ कि एक दिन कोई पालीवाल ब्राह्मण गुजर रहे थे, पालीवाल ब्राह्मण। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको देखा,
अब बामण तो ब्राह्मण होते हैं, अब ब्राह्मण की बुद्धि तो आदमी से तो ज्यादा होती है। तो उन्होंने देखते दिमाग लगा लिया भाई कि ये गड़बड़ हुई होगी, अपने छोरे ने जिसकी अपने ने जन्म कुंडली बनाई थी यही है, बोला ये बढ़िया काम आएगा अपने। तो उसको लेके जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये देखो कि महाराज जो थारो छोरो से के अब लंबा लंबा दांत था, देखते ही जान को 32 दांत था, ये तुम्हारो से कड़े लिया है तू। बोले कहते महाराज अगर थारा नुकसान करे तो मैं ले आ जाऊँ, अरे किसी ले जाए, ले जाओ वापस के बाद। तो उस राव सिंह को ले आते हैं, राव सिंह की दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, अब वो उस जैसे रहे, शेरों जैसे ही हो करे ऐसे, उसको बोलना चालना सिखाया। ब्राह्मण लोग पढ़ा लिखा के थोड़ा बहुत करा दिए और इसका विवाह कर दिया, इसका विवाह कर दिया। तो पालीवाल जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे वापस, देखो हिंदू जाति में ब्राह्मण जो है आदमी को क्या बना दिया, शेर, शेर को वापस क्या बना दिया, आदमी, जो चाहे जो बना दे ब्राह्मण, ब्राह्मण का जिसका हाथ है। तो इन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका पालन पोषण किया और इसका विवाह किया और इनकी पत्नी का नाम था पार्वती सोलंकी। कौन सी सोलंकी? पार्वती सोलंकी से इनका विवाह किया और दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से चल रही थी। इसके बदले ये कार्य करता था कि ब्राह्मणों की गायों को चराता था। क्या करता था? ब्राह्मणों की, पालीवाल ब्राह्मणों की गायों को। अब पहले के जमाने में ब्राह्मणों के पास बहुत ज्यादा जमीन और बहुत ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी। संपत्ति के दो ही मापक थे, एक तो पशु, पशु में गाय, और दूसरा जमीन, कृषि। तो पालीवाल ब्राह्मणों की गाय चराते चराते ये अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसे कहते हैं कि इनकी मृत्यु हुई 1273 में। 1273 में ये पालीवाल ब्राह्मण गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए जोहियों से लड़ता हुआ शहीद हुआ। डाकू थे और डाकुओं से लड़ता हुआ क्या हो गया, शहीद हुआ। यह आपको याद रखना है। तो जब ये शहीद हुआ तो इसके ऊपर एक स्मारक बनाया गया बिट्ठू गांव में, स्मारक कामना बिट्ठू गांव, वहां जहां लड़ रहा था उस गांव में बिट्ठू गांव। बिट्ठू गांव कहां पड़ता है? पाली में। बिट्ठू गांव पाली में इनका स्मारक बनाया गया और इनकी एक स्तंभ भी है जिनके ऊपर इनके पूरी चीजें लिखी हैं कि ये पैदा हुआ था, इसकी पत्नी का नाम ये था, इसकी पत्नी इसके साथ सती हुई थी। उसे देवली स्मारक कहते हैं। कौन सा स्मारक? देवली स्मारक। देवली स्मारक भी कहाँ पड़ता है? पाली में। देवली वैसे क्षेत्र पड़ता है टोंक में, लेकिन ये देवली स्मारक कहाँ लगा है? पाली में। इसके अनुसार इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी, इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी इनके साथ क्या हुई थी? सती हुई थी, इनके साथ सती हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो ये जो राव सिंह था ये मेवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इसका उपनाम आप शुरू में लिख लेना। उपनाम मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक। इसका दूसरा उपनाम है मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष। मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष। संस्थापक आपने लिख लिया, राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है इसको। ठीक है, राठौड़ों का संस्थापक रट लेना। राठौड़ों का संस्थापक, राठौड़ों का आदि पुरुष, राठौड़ों का मूल पुरुष किसको कहा जाता है? राव सिंह। यानी राव सिंह अब ब्राह्मण का वो एक तरह से सेवक होते हुए धीरे धीरे ब्राह्मणों के दिलों में इतना स्थान हो गया। ब्राह्मण जिसको चाहे राजा बना दे, ब्राह्मण जिसको चाहे भगवान बना दे। हिंदू दर्शन में जितने भी भगवान हैं किसके द्वारा निर्मित किए गए? ब्राह्मणों के द्वारा। तो ब्राह्मणों ने उसे राजा की पदवी दे दी, राव की पदवी दे दी। और फिर उसके बाद में उसका पुत्र हुआ आस्तान। कौन हुआ? आस्तान। यहां लिख दूं मैं, यही लिख लेते, छोटा ही आस्तान। इनके पुत्र का नाम था आस्तान। आस्तान 1273 में राजा बना और 1273 से 1291 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक,
आस्थान के बारे में देखो, इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना, बस एक याद रखना 1291 में ये दिल्ली का एक बादशाह था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से पहले बना था, से लड़ता हुआ शहीद हुआ। जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ क्या हुआ? शहीद हुआ। तो ये इनका पुत्र था और इसी ने पुत्र ने देवली स्मारक बनवाया था। कौन सा स्मारक बनाया था? देवली। अपने पिता के लिए देवली स्मारक का निर्माण कराया, देवली स्मारक। अब देखो अभी तक इनका जो क्षेत्र था जहां पे रह रहे थे ये पाली था। अभी इनका मूल क्षेत्र क्या माना जाता है? पाली। और मैंने अभी आपको लिखाया था मूल क्षेत्रों में, राजस्थान में कहाँ है? हस्तिकुंडी, पाली में, समझ आएगा। और ये बिट्ठू गांव वहां पे लड़ता हुआ मारा गया, ये भी पाली में। तो कुल मिला के ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये इससे संबंधित थे। तो राव सिंह और उसका पुत्र आस्थान, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो, जब आस्थान की मृत्यु हुई तो आस्थान के बाद में शासक बना राव दूहड़। और राव दूहड़ के कार्यकाल की बात की जाए तो 1291 से लेके और 1309 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके बारे में देख लो, दो चीजें इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो ये क्या किए, कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेके आए। कौन सी माता की मूर्ति लेके आए? अब बताओ, नागणेची माता इनकी क्या मानी जाती है? कुलदेवी। और कुलदेवी की मूर्ति कहां से लेकर है? इसका मतलब यह है कि इनके पूर्वज कर्नाटक में रहते थे। इसका सीधा अर्थ है, इनको पता था कि अपनी जमीन है वहां पे अपन छोड़ के आए। तो नागणेची माता की मूर्ति लाकर और फिर इन्होंने इसे बाड़मेर के नगाना गांव में स्थापित किया। कहां किया? बाड़मेर के नगाना गांव में। कौन से गांव में? ये आपको रट लेना। और ये जो नागणेची माता है इसको क्या कहते हैं? राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है। एक तो आपको यही चीज याद रखना है, ठीक। ये आस्थान के पुत्र थे, यानी जो अपना राव सिंह था इसके पोते थे इसके, ये भी चीज आपको। अच्छा, दूसरी चीज एक और याद रखना, राव दूहड़ की बात की जाए तो इनके छोटे भाई का नाम था, इसके छोटे भाई का नाम था धांधल दे। क्या नाम था? धांधल दे। और धांधल दे का पुत्र था जिसका नाम था गोगाजी, पाबूजी। क्या नाम था? पाबूजी। और पाबूजी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है। किस में शामिल है? पंचपीरों में शामिल है। इनका बहुत अच्छा कनेक्शन था। अब देखो, इनके छोटे भाई धांधल दे, और धांधल दे का पुत्र कौन था? पाबूजी। और पाबूजी, फिर पाबूजी की बहन हुई थी जिंदराव खींची। अगर अपन लोक देवताओं में पढ़ेंगे तो उनके जायल का राजा था वो, नागौर का, समझाएगा। तो अपने एक एक चीज को देखेंगे तो पूरा राजस्थान का इतिहास उखड़ेगा अब, ठीक है। तो इनके जो छोटे भाई थे धांधल दे, उनके पुत्र का नाम क्या था? पाबूजी, जो मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है। मारवाड़ के पंचपीरों में। एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। पाबू हड़बू रामदेव मांगड़ी या मेहा पांचों पीर पधार जो गोगाजी जेहा, ये कहा भी जाता है पंचपीरों के लिए एक डायलॉग। तो इनके बारे में दो चीजें याद रखना कि एक तो इन्होंने नागणेची माता की मूर्ति लाके स्थापित कराई, और दूसरा इनके छोटे भाई का क्या नाम था? धांधल दे। और धांधल दे के पुत्र का क्या नाम था? पाबूजी, ठीक है। पाबूजी केसर कालमी की गायों को छुड़ाया था, सॉरी देवल चारणी की, देवल चारणी की गायों की छुड़ाते हुए रक्षा करते हुए शहीद हुआ था। ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद होते थे। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। कौन सी कालमी? केसर कालमी। और इनमें याद रखना कि
ये इनकी रक्षा करते हुए इनके जीजाजी ने इनकी हत्या कर दी थी, जायल के राजा जिंदराव खींची ने, जायल के राजा जिंदराव खींची। और ये अपने भाइयों के साथ, ये काफी लोगों के साथ मारा गया था। इनको ऊंट रक्षक देवता, ऊंट का देवता भी कहा जाता है, ऊंट रक्षक, गौ रक्षक और प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं ये। और मारवाड़ में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी। पाबूजी पहली बार अपने भतीजी के ब्याह के लिए उन्होंने ऊंट लेके आए थे। और फिर बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसका भाई भी राव सलका भी मर गया और ये खुद भी मर गया, सारे भाई बंधु मर गए, लेकिन इनका एक भतीजा जीवित रह गया था जिसका नाम था जरडा जी। कौन बच गया था? जरडा जी। और जरडा जी अपनी बाप और अपने चाचा की मौत का बदला लेता अपने फूफा से, जायल के राजा जिंदराव खींची को मौत के घाट उतार देता है जरडा जी। तो ये इतिहास एक तरफ लोक देवताओं का भी चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं लोक देवताओं के मार्फत से अपने अंदर देवीय शक्तियों को उत्पन्न कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो अपने फूफा जायल के राजा जिंदराव खींची की हत्या की उन्होंने। और जायल के राजा जिंदराव खींची, इसे बालकनाथ या रूपनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ का नाम सुना है ना, वो यही है जरडा जी। ये किसके भतीजे थे? पाबूजी के भतीजे थे। और पाबूजी किसके लड़के थे? और धांधल दे किसका बेटा था? किसका? बात समझ आया क्या? तो ये पूरा परिवार, यहाँ पे जो पारिवारिक व्यवस्था थी ना मारवाड़ की, वो सबसे सुदृढ़ थी। ऐसे उखाड़ोगे तो आप तो नागौर, पाली, बीकानेर, सारे राजा मारवाड़ से निकलेंगे। एक एक राजा, नागौर का राजा, जायल का राजा, पाली का राजा, मेड़ता का संस्थापक, बीकानेर का संस्थापक, सारे संस्थापक जो निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे। अब यहाँ भाईचारा व्यवस्था होती थी, वो भाइयों में जमीनें बराबर बांटा किया करते थे। भूमिचारा व्यवस्था जिसे अपन कहते थे, डाबी जीवनी, या फिर अपन कॉन्सेप्चुअली अपन देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक आदमी के ऊपर घुस जाओगे तो पूरा क्षेत्र को उखाड़ दोगे आप। यहाँ पे लोक देवता हो जाएंगे। जैसे अब राव दूहड़ के बाद में इसका पुत्र राजा बना जिसका नाम था रायपाल। और ये 1309 से लेके और 1334 तक राजा बना। और रायपाल के बाद में शासक बना राव सलखा जी या राव तीड़ा। और ये राजा बना 1334 से 1372 तक। और राव तीड़ा के बेटे का नाम था राव मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ तो एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, ये तो आपको पता ही। राव मल्लीनाथ का नहीं सुना? इनकी पत्नी का नाम रूपा देवी, जिन्हें वर्षा की लोक देवी कहते हैं। और पहला चलो इसके बारे में अपन कल देख लेंगे। आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। राव मल्लीनाथ, इनका कार्यकाल राव मल्लीनाथ का 1372 से और 1403 तक रहा। हालांकि इन्होंने अपने बेटे को, अपने जीवित रहते अपने भतीजे को राजा बना दिया था। बेटे को नहीं, किसको बना दिया था? भतीजे। इसके बारे में कल कॉन्सेप्ट देखेंगे, राव मल्लीनाथ को डिटेल से देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक।